नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। 74वें संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य प्रावधान नहीं हैं? 1. महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। 2. पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। 3. करों के संबंध में वित्तीय अधिकार देना। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संसद ने संविधान में भाग 9A जोड़ा। इससे नगर पालिका सरकारों को संविधान मान्यता मिली। 74वें संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान हैं नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों का गठन, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण, 1/3 सीटों तक महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग एवं राज्य वित्त आयोग का गठन और शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष। 74वें संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान हैं इन निकायों में संघ और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना, कर, टोल और शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार देना और नगर निकायों को स्वायत्त बनाना और इन निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण करना। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं? 1 रूसी, 2 चीनी, 3 अंग्रेजी, 4 हिंदी। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों की आतंकवाद विरोधी टीमें SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी SCO-RATS की बैठक से पहले दिल्ली में एकत्रित होंगी। भारत द्वारा 16 से 19 मई तक इस बैठक की मेजबानी की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 2001 में बनाया गया था। SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में खबरों में रहा नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। NDAP मूलभूत डेटा सेट को एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल बनाएगा। यह आसान क्रॉस सेक्टोरल विश्लेषण को सक्षम करेगा और भारत सरकार के डेटा के उपयोग का लोकतंत्रीकरण करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी स्रोतों में डेटा को मानकीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी गेहूं की उपज उच्चतम से निम्नतम के अनुसार व्यवस्थित करें। 1 उत्तर प्रदेश, 2 गुजरात, 3 मध्य प्रदेश, 4 राजस्थान। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 और 4, 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 2 और 4 या फिर 3, 1, 2 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1, 3, 4 और 2। हाल ही में सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक उछाल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य फसल है। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? एडविन हबल, पीटर डेबी, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर चार्ल्स थॉमसन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन।
हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल की छवि का खुलासा किया है। ब्लैक होल की अवधारणा को 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सिद्धांतित किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। ब्लैक होल शब्द 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। ब्लैक होल से परे अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्य सरकार के पास नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति है। 2, नया जिला केवल राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके बनाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, इसलिए कथन 1 सही है। जिले के निर्माण एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जिलों की सीमा परिवर्तन या नए के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इस संबंध में राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI में किसी अन्य देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। 2, FPI देश के पूंजी खाते का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.7 बिलियन घटकर लगभग $596 बिलियन हो गया, क्योंकि FPI ने बिकवाली के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने का एक सामान्य तरीका है। इसमें दूसरे देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, इसलिए कथन 1 सही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 की थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, स्टॉप ओवर साइट्स हेल्पिंग बर्ड्स अलोंग द वे, या फिर सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, द इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। आज यानी 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। आज के अलावा यह दिवस इसी वर्ष 8 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। इस बार इस दिवस की थीम द इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स है, इसलिए विकल्प ए सही है। दुनिया भर में लगभग 4000 विभिन्न पक्षी प्रजातियों की लगभग 40% पक्षी वर्ष में 2 बार सर्दियों में गर्म जलवायु में प्रवास करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, द इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। अगला प्रश्न है, विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस, चीन, यूक्रेन, या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चीन। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के मद्देनजर आपूर्ति बाधित होने से भारत को उर्वरकों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करता है। 28.9 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन के साथ चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए विकल्प भी सही है। इसके बाद क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, वाक्विटा पोर्पोइज क्या है? विश्व का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी, व्हेल की एक नई प्रजाति, दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप, या फिर गिरगिट की एक प्रजाति? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, विश्व का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी। वाक्विटा पोर्पोइज दुनिया का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी है, इसलिए विकल्प ए सही है। इनकी लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है। ये विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि इन स्तनपायियों की संख्या 10 या उससे कम ही बची है।
यह मैक्सिको की खाड़ी में रहते हैं। यह उनका एकमात्र निवास स्थान है। इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा आवास की हानि या आनुवंशिक कारक नहीं, बल्कि अवैध गिलनेट मछली को पकड़ना है, क्योंकि ये इनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, विश्व का सबसे छोटा समुद्री स्तनपाई। अंतिम प्रश्न है, उच्च बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम या फिर जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में उच्च बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए जल शक्ति मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों के उपयोग में तेजी लाने के लिए परियोजना की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में उज नदी पर करने की योजना है, इसलिए विकल्प डी सही है। उज रावी नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में पहली मॉनसूनी वर्षा प्राप्त होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर कोरोमंडल तट? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।